हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th यूपी बोर्ड को एनसीईआरटी पैटर्न पर उनके केमिस्ट्री के चैप्टर्स क्लियर कराए जाएंगे। तो आज का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इसके अंतर्गत पहला टॉपिक है परिवर्तन, यानी जिसको बोलते हैं चेंजेस। तो ये चेंजेस जो होते हैं या परिवर्तन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक भौतिक परिवर्तन और एक रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन को उदाहरण भी देखते हैं और भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन होता क्या है पहले दोनों को समझ लेते हैं। एक भौतिक परिवर्तन और एक रासायनिक परिवर्तन, यानी कि फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। भौतिक परिवर्तन उसे कहते हैं जिसमें किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं होता है, अर्थात इसमें जब कोई यौगिक बनेगा तो वो अपने पुराने यौगिक में फिर से बदल सकता है, अर्थात किसी नए यौगिक का निर्माण यहाँ पे नहीं होता है। इसमें केवल भौतिक अवस्था बदलती है, यदि वो ठोस है तो द्रव हो सकता है, द्रव है तो वो गैस में बदल सकता है, लेकिन उसके रासायनिक संगठन और गुण में कोई बदलाव नहीं होता है। जबकि अगर हम बात करें रासायनिक परिवर्तन की, तो रासायनिक परिवर्तन में नए यौगिक का निर्माण होता है और जो नया यौगिक बनेगा उसका रासायनिक संगठन और उसका रासायनिक गुण सभी बदल जाते हैं, सभी परिवर्तित हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो भौतिक परिवर्तन है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया फिजिकल चेंजेस, बर्फ है, बर्फ को अगर हम गर्म करेंगे तो वो जल में बदल जाएगा, जल को और गर्म करेंगे तो वाष्प में बदल जाएगा। और यहाँ पे केवल फिजिकल चेंजेस हुआ है। आइस ये जो होता है सॉलिड होता है, जल जो होता है यानी कि वाटर ये लिक्विड होता है, वाष्प जो होता है ये गैस होता है। तो यहाँ पे इनकी केवल भौतिक अवस्था बदली है, लेकिन अगर इनका रासायनिक संगठन देखा जाए तो बर्फ का भी रासायनिक संगठन H2O होता है, जल का भी रासायनिक संगठन H2O होता है और वाष्प का भी रासायनिक संगठन H2O ही होता है, अर्थात इनके रासायनिक संगठन में कोई बदलाव नहीं होता है। तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है जैसे बर्फ का जमना, बर्फ का पिघलना, जल का वाष्प में बदलना, विद्युत बल्ब का जलना, ये सभी किसके उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन के। तो रासायनिक परिवर्तन देखते हैं नए यौगिक, मतलब ऐसा परिवर्तन जिसमें नए यौगिक का निर्माण होता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। इस परिवर्तन में नए यौगिक का रासायनिक संगठन और रासायनिक गुण भी परिवर्तित हो जाता है। जैसे दूध से दही का बनना, अगर दूध से दही बन गया है तो दही से कभी दोबारा वो दूध में परिवर्तन नहीं होता है, मतलब दूध में केसीन प्रोटीन पाया जाता है और उसके बाद जब दही बन जाता है तो उसमें पैरा केसीन या केसिनेट का निर्माण हो जाता है। जंग का लगना या जैसे रस्टिंग जिसको बोलते हैं, मूर्छा लगना, तो लोहे में अगर मूर्छा लग गया तो लोहे का फार्मूला जनरली क्या होता है? Fe, लेकिन जब वो जंग में बदल जाएगा तो उसको बोलते हैं क्या? फेरिक ऑक्साइड, यानी कि वो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड में बदल जाता है। इसी तरीके से है मोमबत्ती का जलना, तो मोमबत्ती का जलना भी रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि मोमबत्ती में जब उसको जलाया जाता है तो जलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। तो अब देखते हैं रासायनिक अपक्रिया। तो अब आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है रासायनिक अपक्रिया या केमिकल रिएक्शन। तो रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं, पहले इसको समझना है। रासायनिक अपक्रिया एक ऐसी प्रक्रम होती है जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। तो ऐसी प्रक्रम को ही हम लोग रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। इसमें जो नया पदार्थ बनता है उसका रासायनिक संगठन, भौतिक गुण और रासायनिक गुण रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक से या उसके कच्चे पदार्थ से हमेशा भिन्न होता है। तो इधर देख सकते हैं हम। तो रासायनिक अपक्रिया का होता है ऐसा प्रक्रम जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करता है, रासायनिक अपक्रिया कहलाता है। जैसे इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैग्नीशियम को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो यहाँ पर इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, मैग्नीशियम Mg वायु में O2 होता है, उसी में जलाया जाएगा, दहन करेंगे तो हमें मिलेगा MgO। तो यहाँ पर जो ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये वायु होता है इसे हम अभिकारक कहते हैं और जो हमें प्राप्त होता है उसे उत्पाद कहते हैं। तो अब यहाँ पे मैग्नीशियम का अगर हम रासायनिक गुण और भौतिक गुण
देखेंगे तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड से हमेशा क्या होगा, भिन्न होगा। अर्थात मैग्नीशियम का कंपोजिशन अलग है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का कंपोजिशन या संगठन क्या है, भिन्न है। इसका भौतिक गुण रासायनिक गुण अलग होगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड का भौतिक गुण रासायनिक गुण अलग होता है। इसी तरीके से हम एक दूसरा यौगिक ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम ले सकते हैं CaCO3, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट या इसको संगमरमर भी कहते हैं। जब इसको हीट कर दें तो ये टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो यहाँ पर इसको सिर्फ हीट किया गया तो ये भी टूट गया कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। इसका कंपोजिशन और इसका कंपोजिशन दोनों क्या है, भिन्न है। अर्थात इसका रासायनिक गुण भौतिक गुण कैल्शियम ऑक्साइड का और कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक गुण भौतिक गुण हमेशा क्या होगा, एक दूसरे से भिन्न होगा। तो रासायनिक अभिक्रिया में सिर्फ यही होता है कि एक या एक से अधिक पदार्थ, जैसे यहाँ पे दो पदार्थ लिए गए हैं और यहाँ पे केवल एक ही पदार्थ था, एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन में देखते हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं, जबकि सेकंड में कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। अर्थात यहाँ पर इन दोनों का रासायनिक संगठन भौतिक गुण रासायनिक गुण बनने वाले उत्पाद से हमेशा भिन्न होता है। तो अब हम देखते हैं रासायनिक समीकरण। अब देखते हैं रासायनिक समीकरण या केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन या रासायनिक समीकरण क्या होता है? जो रासायनिक अभिक्रिया भी आपने देखा जिसमें अभिकारक क्रिया करके उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसी को यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक और उत्पाद को प्रतीकों या चिन्हों द्वारा प्रदर्शित करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। दिखा सकते हैं अभिकारक एवं उत्पाद को प्रतीकात्मक रूप से यानी कि प्रतीक द्वारा या सिंबल के द्वारा या चिन्ह के द्वारा प्रतीकात्मक रूप से प्रदर्शन ही रासायनिक समीकरण कहलाता है, जिसको अंग्रेजी में दे सकते हैं The symbolic representation of reactant and product are called chemical equation। जैसे यहाँ पे हम दिखा सकते हैं मेथेन को ऑक्सीजन में या वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। तो मेथेन को हम दिखा सकते हैं CH4 चिन्ह द्वारा, और वायु को दिखा सकते हैं O2 चिन्ह के द्वारा, और कार्बन डाइऑक्साइड को दिखा सकते हैं CO2 चिन्ह के द्वारा, और जल को दिखा सकते हैं H2O द्वारा। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल है आयरन की क्रिया यदि हम कॉपर सल्फेट से कराएं तो हमें फेरस सल्फेट और कॉपर प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आयरन को Fe से दिखाते हैं और कॉपर सल्फेट को CuSO4 से। जब ये रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे हमें फेरस सल्फेट मिलता है, जिसका फार्मूला है या चिन्ह होता है FeSO4 और कॉपर को होता है Cu। तो अब इसके आगे हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार।